बिहार, मैं हूं शुभी मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले बिहार की सियासत से आपको बड़ी खबर बता दें। मंत्री पद से कार्तिक कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। सीएम नीतीश कुमार ने उनके इस्तीफे को मंजूर भी किया। सीएम ने राज्यपाल को सिफारिश भेजी थी और कल ही कार्तिक कुमार का विभाग बदला गया था। उन्हें विधि की जगह गन्ना मंत्री बनाए गए थे और आलोक मेहता के पास अब गन्ना उद्योग विभाग का प्रभार रहेगा। ये बड़ी जानकारी आपको बिहार की सियासत से जुड़ी हुई दे रहे हैं। कार्तिक कुमार का कल ही विभाग बदला था। इस बात की जानकारी हमने सबसे पहले आपको दी थी कि उन्हें विधि एवं कानून मंत्री से हटाकर गन्ना एवं उद्योग विभाग का प्रभार सौंपा गया, लेकिन उन्होंने मंत्री पद से ही इस्तीफा दे दिया है और उनके इस्तीफे की मंजूरी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कर ली है। और ऐसे में अब आलोक मेहता के पास गन्ना एवं उद्योग विभाग का प्रभार रहेगा। तो बिहार की सियासत से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बता दें कि कार्तिक कुमार के खिलाफ कई तरह के मामले दर्ज थे और इसी को लेकर लगातार विपक्षी दलों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप हो रहे थे और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह अहम फैसला लिया। कानून एवं विधि मंत्री का प्रभार हटाकर उन्हें गन्ना एवं उद्योग विभाग का प्रभार सौंपा गया था और इसी को लेकर आज ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि कार्तिक कुमार ने अब मंत्री पद से ही इस्तीफा दे दिया है। और बिहार में 10 अगस्त को महागठबंधन सरकार बनी थी और ठीक 22 दिन बाद नीतीश कुमार की कैबिनेट से पहला इस्तीफा हो गया। यह इस्तीफा गन्ना उद्योग मंत्री कार्तिक कुमार ने कल ही दिया। वहीं कार्तिक कुमार का इस्तीफा होते ही बीजेपी भी सक्रिय हो गई है। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि अभी पहला विकेट गिरा है। नीतीश कुमार पहले ही ओवर में क्लीन बोल्ड हो गए हैं, अभी और कई विकेट गिरेंगे। तो सुशील मोदी का यह ट्वीट आपने देखा। और कार्तिक कुमार के इस्तीफे के बाद बिहार में फिर से राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी ने जहां इसे अपना दबाव बताया है, वहीं कांग्रेस ने साहसिक कदम करार देते हुए केंद्र से दागी मंत्रियों को हटाने की मांग की है। जनता पार्टी के दबाव में आज बिहार सरकार में मंत्री श्री कार्तिक सिंह जी का इस्तीफा देना पड़ा। वारंटी होने के बाद भी माननीय मुख्यमंत्री जी पुलिस वेरिफिकेशन के बाद भी उन्होंने शपथ ग्रहण कराया। यह बहुत बड़ा दुर्भाग्य का विषय था। भारतीय जनता पार्टी ने जब बार बार आईना दिखाने का काम किया तो उन्होंने गिरगिट के जैसा रंग बदल करके उनका विभाग बदलने का काम किया। बहुत ही सुंदर कदम, बहुत ही सुंदर पहल और एक बिहार के लिए बेमिसाल है। बिहार ही नहीं बल्कि देश के लिए बेमिसाल है। अब देखना है कि भाजपा कब अपने मंत्रिमंडल से आरोपित लोगों को इस्तीफा लेती है। वहाँ तो एक से एक लोग हैं जिन्होंने किसानों पे गाड़ी चला दी और अभी भी उनके पिताजी केंद्र में मंत्री बने हुए हैं। और इसी बीच राजधानी पटना से आपको बड़ी खबर बता दें, कार्तिक कुमार पर आज बड़ी सुनवाई हो सकती है। अपहरण मामले में आज सुनवाई होगी। कार्तिक कुमार पर कई मामले हैं और कई मामलों में वो आरोपी ठहराए जा चुके हैं। दानापुर कोर्ट ने आज सुनवाई का फैसला लिया है और सुनवाई से पहले ही मंत्री ने अपना इस्तीफा सौंप दिया। सीएम ने इस्तीफे को मंजूर भी किया है। राज्यपाल को इसकी सिफारिश भेजी गई है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कार्तिक कुमार को लेकर। ये पहले कानून एवं विधि मंत्री के तौर पर कार्यरत थी, लेकिन इन्हें इनके पद से हटाकर गन्ना एवं उद्योग विभाग का प्रभार दिया गया। लेकिन इन सब के बीच इन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और आज दानापुर कोर्ट में सुनवाई होगी। ये बड़ी जानकारी आपको राजधानी पटना से दे रहे हैं, जहां मंत्री ने सुनवाई से पहले अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। दानापुर कोर्ट में आज सुनवाई होगी। बता दें कि कई संगीन मामलों में इन पर मामले दर्ज किए गए हैं, केस चल रहा है और अपहरण मामले में खास करके सुनवाई होनी है। तो कार्तिक कुमार पर आज बड़ी सुनवाई होनी जा रही है। अपहरण मामले में कार्तिक कुमार कई तरह के मामलों में आरोपी ठहराए जा चुके हैं। आपको बता दें कि इन्हीं मसलों को लेकर लगातार विपक्षी दलों की तरफ से आवाज बुलंद की जा रही थी। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला बदस्तूर जारी था और इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा और अहम फैसला लिया और साफ साफ उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया कि वो अब कानून एवं विधि मंत्री नहीं रहेंगे और उन्हें गन्ना एवं उद्योग विभाग का प्रभार सौंप दिया गया, लेकिन मंत्री पद बरकरार था। इसी के बीच कार्तिक कुमार ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है और आज सुनवाई और सुनवाई से ठीक पहले उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दिया। सीएम ने इस्तीफे को मंजूर भी किया है और राज्यपाल को सिफारिश भेजी है।
तो ये बड़ी जानकारी आपको बिहार की सियासत से जुड़ी हुई बता रहे हैं। आज ये अहम खबर मानी जा रही है कि कार्तिक कुमार को लेकर आज बड़ी सुनवाई होगी। और इस वक्त हमारे पटना से इनपुट एडिटर ब्रजमोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करते हैं। ब्रजमोहन जी, जिस तरीके से अचानक से उनका विभाग बदला गया और उन्होंने इस्तीफा दे दिया, इसके क्या मायने हो सकते हैं? देखिए, जिस तरह से फैसला लिया था 2 दिन पहले और विधि मंत्रालय से हटा के कार्तिक सिंह को शुगर केन मंत्रालय में डाला गया था, उसके बाद से कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है और उसका जो इम्प्लीकेशन होगा, उसका जो असर होगा, उसको ध्यान में रखते हुए चीफ मिनिस्टर कार्यालय की तरफ से ये फैसला लिया गया और देर शाम ये फैसला आई है। फैसला आने के बाद से ये निश्चित तौर पे ये कयास यहाँ लगाया जा रहा है पटना में कि जो पॉसिबल डैमेज हो सकता था, पॉलिटिकल डैमेज, उसको कम करने के लिए, उसको मिनिमाइज करने के लिए ये फैसला लिया गया है। और कार्तिक सिंह के विभाग बदलने के बाद से ये चर्चा हो गई थी कि अगर पिछली सरकार में जब नीतीश कुमार थे तो उस समय कुछ दागी मंत्री थे, उनको हटा दिया गया था उनके पद से, तो इसमें सिर्फ विभाग बदलने से क्या मामला हल हो जाता है? तो शायद ये बात मुख्यमंत्री कार्यालय तक भी पहुंची थी और उसके बाद से ये कल शाम फैसला लिया गया जिसमें कार्तिक सिंह ने अपना इस्तीफा चीफ मिनिस्टर को भेजा और उस इस्तीफे को चीफ मिनिस्टर ने राज्यपाल के पास अपनी अनुशंसा के साथ में भेज दिया और वो इस्तीफा स्वीकार लिया गया कल रात में ही। जी ब्रजमोहन जी, ये बताइए कि जिस तरीके से सुनवाई आज दानापुर में होने वाली है कोर्ट में, तो क्या इससे जोड़कर देख सकते हैं कि अचानक से जब सुनवाई की तारीख मुकर्रर की जाती है उससे ठीक पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया, इसको लेकर भी कुछ बात जरूरी स्पष्ट तौर पर हम सामने रख सकते हैं? ये हमारे एक तरह से इंटरप्रेट करने की बात हो सकती है कि इसका क्या असर होगा, केस का क्या बैकग्राउंड है और क्या इसकी पृष्ठभूमि है और आगे क्या होने वाला है। ये तो पूरी तरह से कोर्ट के ऊपर ये निर्भर करता है कि कोर्ट का क्या इसमें रुख होता है। लेकिन जहां तक राजनीति की बात है और इसके प्रभाव की बात है बिहार सरकार के ऊपर, और खास करके ये बात बताना बहुत जरूरी है कि नीतीश कुमार भले ही आरजेडी के साथ में सरकार चला रहे हो या पहले बीजेपी के साथ सरकार चला रहे हो, लेकिन एक यूएसपी रहती है नीतीश कुमार की कि वो इस तरह के मामले को लेकर, जो भ्रष्टाचार और तमाम चीजें हैं, इस तरह के अपराध के मामले को लेकर, उसको लेकर एक सीरियसनेस रखते हैं, गंभीरता रखते हैं और उसी बात का ये नतीजा है कि कार्तिक सिंह को हटाने में बहुत ज्यादा विलंब नहीं लगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीपीएससी परीक्षा के नए पैटर्न में आज बदलाव हो सकता है। अगर आप भी बीपीएससी अभ्यर्थी हैं या परीक्षार्थी हैं तो आपके लिए यह अहम और जरूरी खबर है। सीएम नीतीश कुमार मुख्य सचिव के साथ आज बैठक करेंगी। बीपीएससी के चेयरमैन भी वहां पर मौजूद रहेंगे। अभ्यर्थियों के नए पैटर्न के विरोध के बाद सीएम की यह पहल है और आज दोपहर के बाद यह अहम और बड़ा फैसला लिया जा सकता है। ईक्यू परसेंटाइल मेथड को भी बदला जा सकता है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बता दें कि इससे पहले जब बीपीएससी की परीक्षा को रद्द कर दिया गया था, उसके बाद परीक्षा को 2 दिन लेने की बात सामने आई और साथ ही साथ परीक्षा के पैटर्न में, मार्किंग में भी बदलाव किया गया, जिसको लेकर बीपीएससी के तमाम अभ्यर्थी विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। कल की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई कि इस प्रकार से सभी अभ्यर्थी सड़कों पर आ उतरे थे। लेकिन इन सब के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस पर संज्ञान लेते हुए आज एक अहम बैठक रखी है और कुछ बड़ा फैसला दोपहर के बाद तक आ सकता है। हम सबके निगाहें उस पर टिकी होगी। और नई सरकार बनने के बाद पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनता दरबार शुरू होगा। 5 सितंबर को जनता दरबार शुरू किए जाने के बाद यह निर्णय लिया गया है और इस संबंध में कैबिनेट सचिवालय ने अधिसूचना जारी करते हुए सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 5 सितंबर को मुख्यमंत्री का जनता दरबार आयोजित किया जाएगा। टीकाकरण प्राप्त व्यक्ति जनता दरबार में भाग ले सकेंगे। महागठबंधन सरकार बनने के बाद पहली बार मुख्यमंत्री का जनता दरबार होगा। और इसी बीच गोपालगंज से आपको बड़ी खबर बता दें, पानी विवाद में खूनी संघर्ष हुआ है। 2 महिलाओं को चाकू मारा गया है। दोनों की हालत इस वक्त गंभीर बताई जा रही है। खैरा आजम गांव की ये पूरी घटना है। इस वक्त दोनों ही महिलाएं सदर अस्पताल में भर्ती है और वहां पर उनका इलाज चल रहा है। तो गोपालगंज से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पानी को लेकर विवाद हुआ और 2 महिलाओं के बीच
खूनी संघर्ष की खबर सामने आई है। चाकूबाजी की गई और दोनों ही महिलाएं इस वक्त जख्मी हैं, सदर अस्पताल में भर्ती है। और तेलंगाना के सीएम केसीआर से पटना के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बार ये सवाल पूछे गए कि क्या नीतीश कुमार विपक्ष के पीएम उम्मीदवार होंगे। जवाब में केसीआर ने नीतीश को सीनियर लीडर तो जरूर कहा, लेकिन फिलहाल उनकी उम्मीदवारी पक्की होने की किसी तरह के कोई संकेत नहीं दिए। फिर भी मीडिया जब सवाल पूछती रही तो नीतीश वहां से निकलने की जल्दबाजी में दिखाई दिए। नीतीश कुमार जी इस देश का उत्तम से उत्तम वरिष्ठ नेता है, इसमें किसी को कोई शक नहीं है। पटना में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव का एक दिन का कार्यक्रम गहमा गहमी से भरा रहा। केसीआर ने यहां गलवान के 5 शहीदों के परिजनों को 10-10 लाख और हैदराबाद अग्निकांड के शिकार लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए का चेक सौंपा, जिसमें सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद थे। हालांकि इससे पहले भी प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी की ख्वाहिश रखने वाले दोनों मुख्यमंत्रियों की मुलाकात भी हो चुकी थी और अब बारी थी मीडिया से मुखातिब होने की। प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत हुई मोदी पर केसीआर के हमले से। अब सवाल 8 साल हुए नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हुए हैं। हर चीज में, हर सेक्टर में देश का विनाश हो रहा है। के हमले से अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ। एक सवाल ऐसा था जिस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जल्दबाजी में दिख रहे थे। सवाल था केसीआर से कि विपक्ष का प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा। जवाब भी मिला। मेरे जैसे कई नेता है देश में, तो सभी की सहमति से जिस प्रकार की नीति बनना चाहिए, जिस किसी को नेता चुन के सर पे लिए चलना चाहिए, वो जरूर हम आपको बता देंगे। आपको कोई घबराहट की या जल्दीबाजी की जरूरत। फिर सवाल हुआ कि क्या आप पीएम पद के लिए नीतीश कुमार की उम्मीदवारी का समर्थन करेंगे। केसीआर जब जवाब देने ही वाले थे कि सामने जल्दबाजी दिखी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। मानो कहा बस हो गया, क्या जवाब देना। पर केसीआर जल्दबाजी में नहीं थे। फिर सवाल हुआ, फिर बैठे, फिर उठे। प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी के सवाल पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार का कई बार उठना बैठना पटना के सियासी गलियारों में चर्चा का मुद्दा बना हुआ है। आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 पटना। और बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि विपक्षी एकता की बात सिर्फ हवा हवाई है। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर राव की विश्वसनीयता खत्म हो गई है और अगले विधानसभा चुनाव में जनता उन्हें सबक सिखा देगी। क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। सम्राट जी, केसीआर पटना पहुंचे हैं, वहां पर डिप्टी सीएम और सीएम दोनों लोगों के साथ उनकी मीटिंग चल रही है। क्या एक विपक्षी एकता दिखाने की कोशिश है जिस तरह से केसीआर एक्टिव हुए हैं? केसीआर जी का अपना वजूद खत्म हो रहा है। केसीआर 2023 के विधानसभा चुनाव जब होगा तेलंगाना में, वो आप देखिएगा पूरी तरह साफ हो जाएंगे। उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो चुकी है और प्रधानमंत्री तो दूर की बात है, ये सपना सपना ही रहेगा। वहीं बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने बिहार में शराबबंदी के बाद होने वाली कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए। समस्तीपुर पहुंचे सुशील मोदी ने कहा कि बिहार में शराब से संबंधित मामले में दलित और महादलित को ज्यादा पकड़ा जा रहा है। सरकार को महामाफी का कदम उठाना चाहिए जिससे जेल में अनावश्यक भीड़ न हो। सुशील मोदी ने कहा कि बीजेपी शराबबंदी का समर्थन करती है, लेकिन जो पीने के आरोप में जेल में बंद है उन्हें माफी दे देनी चाहिए। वहीं शराब तस्करी कर रहे लोगों पर सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। साथ ही सुशील मोदी ने शराब पीने से मौत मामले में मुआवजे की मांग की है। और खबर झारखंड से, जहां कैश कांड को लेकर आज विधानसभा ट्रिब्यूनल में सुनवाई होगी। विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्र नाथ महतो ने न्यायाधिकरण में सुनवाई की जाएगी। दोपहर 12 बजे होगी कैश प्रकरण मामले को लेकर सुनवाई। कोलकाता में कैश के साथ पकड़े गए कांग्रेस के तीनों विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी, नमन विक्सर कोंगाड़ी और राजेश कच्छप के मामले में सुनवाई होनी है। कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम की अनुशंसा पर तीनों की विधायकी खत्म करने के लिए स्पीकर ने नोटिस भेजकर आज 1 सितंबर तक
वक्त मांगा था। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, झारखंड से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां कांग्रेस के तीनों विधायकों को लेकर आज अहम सुनवाई होनी है। बता दें कि कोलकाता में ये सभी कैश के साथ पकड़ाए थे और उसके बाद से लगातार इनकी विधायकी जाने की बात लगातार सियासी गलियारों में है और इसी बीच आज स्पीकर के न्यायाधिकरण के अंतर्गत सुनवाई होनी है। और कांग्रेस विधायक दल के नेता और भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा ने अधिकारियों पर बीजेपी से मिली भगत का आरोप लगाया है। अजीत शर्मा ने कहा है कि बीजेपी से अलग होने के बाद अधिकारियों का रवैया कुछ अलग अलग सा है। दरअसल भागलपुर के सबौर और नाथनगर प्रखंड के कई गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। सबौर रजंदीपुर पंचायत के बगडेर बगीचे में लोग मचान पर रहने को विवश है। इसके बावजूद डीएम का कहना है कि अभी बाढ़ की स्थिति नहीं है और जो घर छोड़कर ऊंची जगहों पर गए हैं उनके लिए व्यवस्था की जा रही है। डीएम का कहना है कि जिले में हजारों एकड़ दियारा की जमीन है जो हर साल डूबती है और इसी पर अजीत शर्मा ने कहा है कि अधिकारियों की सही जानकारी नहीं है और वो इस बारे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखेंगे। एक साल जो है वो दियारा क्षेत्र डूब जाता है तो उसमें बारिश के समय में लोग ऊंचे स्थानों पे आ जाते हैं। वही इस साल स्थिति है, खतरे के निशान के आसपास नदी है, 1-2 दिन नदी और बढ़ेगी, उसके बाद फिर घटना शुरू हो जाएगी। कोई कुछ कर रहे हैं क्या? सब लोग भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए थे। बिल्कुल ये बाढ़ बहुत त्राहिमाम किए हुए गरीब लोगों को निश्चित तौर पर कोई व्यवस्था नहीं है। न तो पन्नी दिया जा रहा है, न उसको सेट दिया जा रहा है, न खाने की व्यवस्था की जा रही है। निश्चित तौर पर पदाधिकारियों को इसका मतलब सूचना नहीं है। निश्चित तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी से मानसिकता से जुड़े होंगे वो इस तरह काम कर रहे हैं कि गरीब को देखने का काम नहीं कर रहे हैं। निश्चित तौर पर ये सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। और आपको बता दें, अगर गरीब को आप नहीं देखोगे तो आपको अगले आने वाले चुनाव 2024 में जनता उखाड़ फेंकेगी। और भागलपुर में गंगा उफान पर है। सबौर और नाथनगर प्रखंड के कई गांव में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है और अब गंगा का रौद्र रूप शहरी इलाकों में भी दिखना शुरू हो गया है। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर महिला छात्रावास में पानी घुसने के बाद लालबाग प्रोफेसर कॉलोनी में भी बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है और लोग अब अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता आशीष रंजन की ये रिपोर्ट। गंगा का जल स्तर बढ़ने के बाद ग्रामीण इलाके जो निचले इलाके हैं वहां से गंगा का पानी जो है प्रवेश कर जाने के बाद वहां खाली होने का दौर लगातार जारी था। और अब आप देख सकते हैं कि तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय का लालबाग कॉलोनी है जहां की ये पानी जो है लगातार प्रवेश कर रहा है और काफ़ी तेज़ी से जो है ये पानी प्रवेश कर चुका है। और यहाँ पर कई लोग हैं जो घर खाली करके यहाँ से पलायन कर रहे हैं और दूसरे जगहों पर जा रहे हैं कि जिससे उनका सामान बचा रहे और कोई दिक्कत उन्हें ना हो बाढ़ से। कहाँ जा रहे हैं मैडम आप? किराए के मकान में। क्यों जा रहे हैं? अब पिछले साल नहीं गए थे तो इतनी बर्बादी हुई थी, लाखों की बर्बादी हुई। मेरा फ्रिज खत्म हो गया, वॉशिंग मशीन जो ऊपर रखे थे इन्वर्टर सब, वो सब भी मेरा खत्म हो गया था। साड़ियाँ, शॉल, मतलब इतनी बर्बादी हुई कि सोच भी नहीं सकते हैं। रात में जाना पड़ रहा है, फिर क्यों? तो क्या करेंगे, रात भर में पानी, इतना स्पीड में पानी बढ़ रहा है। तिलका मांझी किराए का मकान? किराए के मकान में काफी दिक्कत हो रहा है। काफी दिक्कत। कोई देखने आया आप लोग? अभी तक कोई नहीं आए हैं यूनिवर्सिटी के स्टाफ। किराए के मकान में दूसरे जगह जा रहे हैं कि उनका सामान बचा रह सके। पिछले साल भी आई बाढ़ में कई लोगों के घर के सामान बर्बाद हो गए थे। इस बार सामान बर्बाद ना हो इसीलिए लोग रात में ही घर खाली करके निकल रहे हैं। आशीष रंजन, न्यूज 18 भागलपुर। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खगड़िया में बाढ़ ने विकराल रूप ले लिया है। यहां 10,000 की आबादी बाढ़ से प्रभावित है और बाढ़ का पानी धीरे धीरे परबत्ता प्रखंड के कई गांवों को अपनी चपेट में लेता ही जा रहा है। सबसे भयावह स्थिति तेमथा करारी गांव की है और यहां के लोग ऊंचे स्थान पर शरण लेने को मजबूर हैं। नाव ही एकमात्र सहारा बना हुआ है। हालांकि जिला प्रशासन मुकम्मल व्यवस्था होने के दावे तो जरूर कर रहा, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही नजर आ रही। देखिए सर कितना पानी है, पानी घुस गया है, घर में घुस गया है पानी। संजोग होगा देगा नहीं देगा, बोल गया है मुखिया सरपंच के हाथ दिला। बाल बच्चा देखिए जोर में जाए छै, कोई तकनी घर की जेते की होते जाए छै कमरा में दिन भर और रात में पूरी तरीके से रेडी हैं। अगर जैसी वो स्थिति आएगी निश्चित रूप से हम लोग का कम्युनिटी किचन और जो भी रिलीफ मेजर्स हैं, बाकी पॉलीथीन शीट्स वगैरह की अगर किसी का गृह क्षति हो रहा है तो निश्चित रूप।
और इसी बीच झारखंड से आपको बड़ी खबर बता दें, आज हेमंत कैबिनेट की बैठक होनी है। रांची में ये कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई है। बता दें कि रायपुर से कांग्रेस कोटे के 4 मंत्री लौट आए हैं और कैबिनेट की बैठक में ये सभी हिस्सा लेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, राजधानी रांची में आज कैबिनेट की बैठक होनी है। झारखंड की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें कि इस वक्त झारखंड के कई विधायक रायपुर में रिजॉर्ट में हैं और 4 मंत्री कांग्रेस कोटे के वापस आ चुके हैं। हालांकि उन्होंने कुछ भी आगे की रणनीति पर बोलने से इनकार किया है, लेकिन आज इस हेमंत कैबिनेट की बैठक में ये सभी 4 मंत्री हिस्सा लेंगे और यही वजह है कि ये रायपुर से लौट आए। और सिवान से आपको बड़ी खबर बता दें, एक युवक की हत्या कर दी गई है। चाकू मारकर युवक की हत्या की गई। पुरानी बाजार की ये पूरी घटना बताई जा रही है। पड़ोसी युवक पर आरोप ये लगाया जा रहा है कि मजाक करने के दौरान उस युवक को मजाक करना महंगा पड़ गया और पड़ोसी ने उसे चाकू मार दिया है। ये बड़ी घटना सिवान में घटी है, जहां पड़ोसी ने एक युवक को चाकू मारा। फिलहाल इसे इलाज के लिए अस्पताल तो ले जाया गया, लेकिन उसकी मौत हो गई। यानी कि चाकू मारकर एक युवक ने दूसरे युवक की हत्या कर दी गई है और मजाक करना उस युवक को महंगा पड़ गया। मुंगेर में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है और अब निचले इलाकों में पानी फैलने लगा है। जिले के 3 प्रखंडों के 28 पंचायत में गंगा का पानी चारों ओर फैल गया और गांव के लोग घर छोड़ने को मजबूर हैं। कुतलुपुर और हेमजापुर के साथ बरियारपुर प्रखंड और ज्यादा प्रभावित है। कई गांव का संपर्क मुख्य सड़कों से भंग हो चुका है। डीएम का कहना है कि प्रशासन अलर्ट मोड में है और सभी पंचायतों में नाव भी मुहैया करा दी गई है। मुंगेर में गंगा नदी, लेकिन कुतलुपुर का जो एरिया है वो और हेमजापुर का एरिया है, उस एरिया में बाढ़ का पानी किनारे किनारे आ गया है, लेकिन किसी घर में भी प्रवेश नहीं किया है। हम लोग लगातार सतत निगरानी रखे हुए हैं। अलर्ट मोड में सीओ और सभी थानों को हम लोगों ने किया है। अनाउंसमेंट भी हम लोगों ने करा दिया है कि यदि इसके बाद जलस्तर बढ़ता है, पानी की अगर पानी घरों में जाने लगेगा तो उसके लिए हम लोग नाव। वहीं कटिहार में न्यूज 18 की खबर पर पुलिस ने मुहर लगा दी है। रेल एसपी ने बांग्लादेश के रेफ्यूजी कैंप से भागकर पहुंची 6 बांग्लादेशी लड़कियों के साथ 2 दलालों के घुसपैठ की पुष्टि की। शुरुआती जांच में यह पता चला कि दोनों दलाल 12,000 रुपए लेकर लड़कियों को दिल्ली पहुंचाते थे, जहां से उन्हें देश के अलग अलग हिस्सों में भेजा जाता था। ये लोग फर्जी पहचान पत्र पर रेलवे का टिकट भी लेते थे। एक पकड़ा है अंसलुल हक, इनके द्वारा जो कहा जा रहा है कि मैं इनके भाई को वहाँ दिल्ली में किसी ने बोला कि भाई के यहाँ पहुँचा दो नजीबुल्लाह के द्वारा, और उसको मैं दिल्ली पहुँचाने जा रहा। और मुंबई पुलिस ने सिवान से एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है और उसे मुंबई ले गई है। पकड़े गए युवक का नाम कृष्ण मुरारी है। कृष्ण मुरारी पर सोशल मीडिया के जरिए फिल्म प्रोड्यूसर संदीप सिंह को जान से मारने की धमकी देने का आरोप है। जांच के दौरान सोशल मीडिया से कृष्ण मुरारी का फोन नंबर मिला और मुंबई पुलिस को सिवान के जीरादेई थाना क्षेत्र के रहने वाले कृष्ण मुरारी का पता चला, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं बीजेपी विधायक रामप्रीत पासवान के नेतृत्व में पार्टी नेताओं ने दरभंगा जाकर पीड़ित दलित परिवार से मुलाकात की और एसपी से मिलकर सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। दरअसल 16 अगस्त की रात मधुबनी के रहिका थाना क्षेत्र में मुस्लिम बस्ती के कुछ लोगों ने दरभंगा के एक दलित युवक की बुरी तरह से पिटाई की थी और न्यूज 18 पर इस मामले को प्रमुखता से उठाने के बाद मधुबनी के रहिका थाने में केस दर्ज किया गया और 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यदि वो अपराधी ही था तो पिटने का अधिकार उसको किसने दिया है? और इस प्रकार से पिटा गया है जो उसका जीवन मौत से जूझ रहा है। निश्चित रूप में अपने नेता डॉक्टर रामप्रीत पासवान जी, अपने जिला अध्यक्ष श्री शंकर झा जी के नेतृत्व में इन लोगों के द्वारा जो तय किया जाएगा उसके साथ हम कंधा से कंधा मिला करके पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए सड़क से लेकर सदन तक इस मामले को उठाएंगे। और भ्रष्टाचारी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की अब खैर नहीं है। एडीजी हेडक्वार्टर जितेंद्र सिंह गंगवार ने कहा है कि भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी या कर्मचारी की सटीक जानकारी मिलने पर आगे कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि एक एजेंसी दूसरी एजेंसी को ये जानकारी देगी और साथ ही अगर किसी व्यक्ति भ्रष्टाचार के बारे में जानकारी देगा और अगर उसकी सूचना पर निगरानी विभाग को कामयाबी मिलेगी तो उस व्यक्ति को 50,000 तक इनाम भी दिया जाएगा। इसके अलावा भ्रष्ट कर्मचारी या अधिकारी की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया जाएगा। उस संपत्ति का भी 2% उस व्यक्ति को दिया जाएगा जो इस बात की जानकारी देंगे।
को निगरानी विभाग को लगातार सूचनाएं मिलती हैं और सूचनाओं का स्रोत लिखित भी होता है और भी बहुत सारे तरीके हैं। सभी एजेंसियों के टेलीफोन नंबर भी उपलब्ध हैं, उस पर भी सूचनाएं दे सकते हैं और हम लोग की पूरी कोशिश रहती है कि जो भी सूचनाएं देंगे जनहित में जो काम करते हैं उनकी नाम वगैरह गोपनीय रख करके और हम लोग कार्रवाई करते हैं और जब आवश्यकता पड़ती है तो उनको अलग तरीके से बुला के उनकी गोपनीयता को मेंटेन करते हुए उनसे जो सूचना है उसको इकट्ठा करते हुए फिर उसकी जांच करते हुए हम लोग नियमानुकूल तरीके से कार्रवाई करते हैं। पुरस्कृत भी किया जाता है ऐसे लोगों को जो सरकार की इस जो दृढ़ संकल्प है भ्रष्टाचार पर नकेल कसने की, उन्हें सम्मानित किया जाता है, पुरस्कृत भी किया जा रहा है। बहुत तरीके हैं हमारे पास में सम्मान देने के लिए या पुरस्कार देने के लिए, वो पूरी एक रणनीति रहती है, उसका मैं खुलासा नहीं करूंगा। आम जनता से यह आह्वान करूंगा कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध में एकजुट होकर के आपके पास जो सूचनाएं हैं वो पुलिस के साथ में या निगरानी विभाग के साथ में साझा करें। तमाम हेल्पलाइन या डायरेक्ट जो शीर्ष पदाधिकारी हैं उनसे मिल करके अपनी बात रख सकते हैं। और दानापुर के पेठिया बाजार में लालबाग के राजा श्री गणेश की विशालकाय प्रतिमा की स्थापना की गई है। 1990 से ही यहां गणेश पूजा की प्रथा चलती आ रही है। यहां स्थापित होने वाली गणेश मूर्ति पूरे पटना की सबसे विशाल मूर्तियों में से एक होती है, जिसके दर्शन के लिए दानापुर ही नहीं बल्कि कोसों दूर से लोग पहुंचते हैं। चकाचौंध रोशनी के बीच बप्पा की ये प्रतिमा भक्तों का मन मोह रही है। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।